आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी दास्तान जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई इंसानों के समाज में रह रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक ऐसी खौफनाक और शर्मनाक वारदात सामने आई जहां पर चंद रुपयों की लालच में सफेद पोशों के होटल में एक 13 साल की मासूम की रूह को नोचा गया। कैसे एक मासूम को मानवीय भेड़ियों के जाल में धकेल दिया जाता है और उस मासूम को कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इन 5 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ और इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात। श्रीगंगानगर में इंसानियत तार तार। 13 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। कई दिनों तक बच्ची से गैंगरेप। चंद रुपयों के लिए इंसानियत का सौदा। कई आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। बड़े बड़े होटलों की आलीशान इमारतें, चमकती लाइटें और बाहर खड़े महंगे वाहन हर किसी को भ्रम में डाल देते हैं कि इन होटलों के अंदर लोग आराम फरमाने आते हैं। श्रीगंगानगर के इन आलीशान होटलों के कमरों के भीतर जो सच छिपा था उसने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया है। महज 13 साल की एक बच्ची जो वर्चुअल दुनिया का शिकार होकर इन होटलों में पहुंची थी, उसे मानवीय भेड़ियों के हवाले कर दिया गया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 दिन और 5 काली रातों में उसे भेड़ियों की तरह नोचा गया। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन श्रीगंगानगर में इन भगवान के रूपों को हवस के भूखे भेड़ियों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। महज 13 साल की एक मासूम जिसने अनजाने में इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई थी, उसे क्या पता था कि इस आभासी दुनिया में उसकी मुलाकात एक लड़के से हो रही है जिससे मिलने के लिए वो 18 जून को गई थी, और जब वापस आई तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि 5 दिन और 5 काली रातों की वो खौफनाक कहानी है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। श्रीगंगानगर में इंसानियत को तार तार कर देने वाली वारदात हुई। चंद रुपयों की खातिर एक रिक्शे वाले ने 13 साल की बच्ची का सौदा कर दिया और फिर उसके बाद बच्ची के साथ कई बार हैवानियत हुई। पुलिस ने अब तक इस मामले में तत्परता दिखाते हुए होटल मालिक, मैनेजर और रिक्शा चालक समेत कई आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या। तो 18 जून 2026 मासूम नासमझी में बस पकड़कर विजयनगर गई। वहां से उसे वापस श्रीगंगानगर भेज दिया गया। घर लौटने के लिए उसने जिस ऑटो वाले पर भरोसा किया वो उसे एक होटल के पास छोड़ गया। यहीं से एक शातिर लड़के ने उसे अपने चंगुल में ले लिया, फिर एक उम्रदराज शख्स के पास भेजकर मासूमियत को तार तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। 19 जून 2026 लड़के ने मासूम की तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। फिर एक ही दिन में 3 अलग अलग ग्राहकों के कमरे में भेज दिया। जब मासूम ने रोते हुए घर जाने की भीख मांगी तब भी इन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। 20 से 22 जून 2026 दरिंदगी की सारी हदें पार हो गईं। 20 जून को दिन भर 6 ग्राहकों के पास उसे भेजा गया। फिर सफेर इन होटल में ले जाकर घिनौना काम किया गया। अगले 2 दिनों तक उसे जॉय होटल, एमएच होटल जैसे ठिकानों पर कई ग्राहकों और होटल मालिकों की मिलीभगत से नोचा जाता रहा। 22 जून 2026 बच्ची की मां ने पुलिस में लापता होने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया। फिर उसी दिन बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया। इस पूरे मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के बाद से पूरे श्रीगंगानगर में गुस्सा फूट पड़ा है। मामले को लेकर कांग्रेस सहित अलग अलग सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की और शहर में चल रहे इन अवैध हवस के अड्डों को तुरंत जमींदोज किया जाए, इसकी भी मांग की। श्रीगंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ ने एसपी से मुलाकात कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया, सामूहिक दुष्कर्म का, क्या कहेंगे जिस पर? बहुत ही घिनौनी हरकत है और ये कलंक है समाज पे। इस तरह की घटना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे घटी और एक 13 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से ये अपराध किया गया है। कल मैंने एसपी महोदय से बात की थी, मैं व्यक्तिगत जाके मिला था उनसे और मैंने कहा था इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लोगों में भारी गुस्सा है, लोगों में बहुत आक्रोश है और इस आक्रोश को कम करने का एक ही तरीका है कि इस घटना के जितने भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और उसके बाद इस तरह की घटना नहीं घटे। इस जघन्य दरिंदगी के विरोध में जैतसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और जन संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों को फांसी देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। माकपा नेताओं ने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए कहा
कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर ने बताया कि इस संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल दूसरे संदिग्धों और मददगारों से भी पूछताछ की जा रही है। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने, पीड़िता के इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था करने और जिले के संदिग्ध होटलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सदर थाने में ये जो मामला अभी हुआ था बालिका के संबंध में, इस संबंध में पुलिस द्वारा लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पिछले समय जो गिरफ्तारियां हुई थी, अब तक टोटल कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें होटल मैनेजर जो आरोपी शामिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है। इसमें अन्य किसी की भी भूमिका पाई जाएगी, उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन लिया जाएगा। 13 साल की उस मासूम ने जब पुलिस के सामने अपनी दास्तां सुनाई तो सुनने वाले अधिकारियों की आंखें भी नम हो गईं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इन सोशल मीडिया के शिकारियों और समाज के रसूखदार भेड़ियों का निवाला बनती रहेंगी। पुलिस ने होटलों को सील कर दिया है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन उस मासूम के मन पर जो गहरा जख्म लगा है उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन से लेकर समाज तक आज हर किसी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। श्रीगंगानगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन रसूखदारों के होटलों पर ताले जड़ दिए हैं। 2 होटलों के मैनेजरों, 1 होटल के मालिक सहित 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून के इस शिकंजे के बाद उस मासूम बच्ची का खोया हुआ बचपन लौट पाएगा? सोशल मीडिया के खतरनाक जाल और अपनों के बीच छिपे दरिंदों से आखिर हमारी बेटियां कब और कैसे महफूज होंगी? प्रशासन ने तो इन होटलों पर ताला जड़ दिया है, लेकिन हमारा समाज अपनी आंखें कब खोलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। जोधपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। जांच में सामने आया है कि घेनाराम ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या की, इसके बाद खुद फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने चारों शवों को हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है और हर एक एंगल से मामले की जांच चल रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पत्नी और अपने बच्चों का गला दबाया, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में खुद भी फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पुलिस को करीब 8 बजे करीब सूचना मिली थी कि फतेहगढ़ गांव है, थाना देचुगे इलाके में, जहां पर एक खेत में काश्त करने वाले कृषक और उसके परिवार की डेड बॉडी है। इस सूचना पर वहां पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक महिला, 2 बच्चे मृत पाए गए हैं और पास में ही एक व्यक्ति फंदे से लटका हुआ है। इस सूचना पर वहां पर सभी सीनियर अफसर पहुंच गए हैं। एसपी शिवम वहाँ मौके पे हैं। घटना की ढंग से जांच करवाने के लिए एफएसएल की टीम और एमओपी की टीम वहाँ मौके पे भेज दी गई है। जो भी घटना किस तरह से हुई, इसके क्या कारण रहे, इसके संबंध में पूरा खुलासा करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बेटी और
बेटे को जहर दिया गया और बाद में उसको पत्नी ने जहर दिया और पत्नी को जहर देने के बाद में जो है वो तीनों की मौत होने के बाद खुद ने जो है वो गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर जो है देचू थाना पुलिस व डीएसपी अचल सिंह मीणा जो मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। हालांकि जांच जो है वो और आगे चलनी है, क्योंकि एफएसएल टीम के बाद जो जांच या रिपोर्ट ली गई है वो आने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या कुछ मामला है और किस तरह से ये मौत जो है का घटनाक्रम पेश आया। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलोदी। राजधानी जयपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जयपुर के अलग अलग इलाकों में हत्याएं हुई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या अपनों ने की है। एक बेटे ने मां की हत्या की, एक वारदात में भतीजे ने ताऊ को मौत के घाट उतारा, एक दूसरी घटना में भतीजे ने चाची को मर्डर किया है और जयपुर के सांगानेर में पैसों के विवाद में बेटे ने अपने पिता पर जानलेवा हमला किया। सभी मामलों में कार्रवाई कर गुनाहगारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। देखिए, राजधानी जयपुर में लगातार हत्याएं। इन घटनाओं से सहमे हुए हैं लोग। 10 दिनों में कई हत्याएं। पुलिस ने सभी मामले में आरोपियों को पकड़ा। पैसे और लालच में सभी घटनाएं। जयसिंहपुरा खोर पुलिस ने मृतक जयप्रकाश की हत्या का खुलासा किया। उसी के भतीजे नीतीश ने अपने ताऊ की हत्या की। अपने साथी विकास के साथ मिलकर उसने सिर पर पत्थर से वार कर ताऊ को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 750 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में भतीजे नीलेश ने बताया कि उसका ताऊ मजदूरी के सारे पैसों से शराब पीने के लिए ले लेता था। इसी बात से परेशान होकर उसने अपने ताऊ को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा मामला जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में हुआ, जहां 18 जून को महिला की कुएं में लाश मिली। भतीजे ने ही अपनी चाची की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे सूरज बैरवा और उसके साथी विनोद को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने बीना देवी की हत्या की और उसके पैर काटकर कड़े लूट लिए। चांदी के कड़ों के लालच में उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज देखकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज पुलिस को गुमराह करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर अपनी चाची को ढूंढने का नाटक करता रहा। आखिरकार पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी के द्वारा पुलिस को और परिवारजनों को, गांव वालों को गुमराह करने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु हमारी टीम के द्वारा जो भी टेक्निकल जो भी विश्लेषण किया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, काफ़ी प्रयास के बाद फिर इसने घटना को कबूला भी। अभी फिलहाल हमने जो चांदी के कड़े थे उनको भी बरामद कर लिया है और बाकी अभी पुलिस कस्टडी ली है। दोनों आरोपी अनुसंधान में अगर और कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई। तीसरी घटना रविवार की है। खोनागोरिया इलाके में 55 वर्षीय पन्नी देवी की लाश मिली। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर छोटे बेटे आरोपी अनिल बैरवा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपनी मां का सिर दीवार से पटक कर मारा और चाकुओं से भी हमला किया। अपनी मां से वो शराब के पैसे मांग रहा था और पैसे के विवाद को लेकर उसने हत्या की। चौथी घटना सांगानेर इलाके में 19 जून को हुई, जहां कलयुगी बेटे ने अपने पिता पर जानलेवा हमला किया। इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने पिता से पैसे की मांग कर रहा था। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उसने उस पर जानलेवा हमला किया। इन सारी घटनाओं के पीछे की वजह पैसा बताया जा रहा है। पैसे और लालच में ये सभी वारदातें हुई। बहरहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और इन सभी मामलों में जांच की जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। रिश्तों पर भरोसा, लेकिन जब वही रिश्ता मौत की साजिश बन जाए तो हर कोई सन्न रह जाता है। शिमला के बहुचर्चित मनीषा मित्तल मर्डर केस में पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी है। जिस भाई पर पहले शक जताया जा रहा था वहीं इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस का दावा है कि प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर बहन की हत्या की सुपारी दी और फिर पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। देखिए रिपोर्ट। भाई बना बहन की मौत का सौदागर, प्रॉपर्टी के लिए बहन का कत्ल, रिश्तों का कत्ल, भाई निकला मास्टरमाइंड, सुपारी देकर बहन को मरवाया। तेरह जून शिमला के सरस्वती पैराडाइज स्कूल के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और 42 साल की मनीषा मित्तल की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे हिमाचल को झकझोर दिया। शुरुआत से ही शक की सुई परिवार के अंदर घूम रही थी
क्योंकि हत्या से पहले मनीषा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने अपने भाई हिमांक मित्तल और उसके पार्टनर गोविंद पर जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया था। अब करीब 2 हफ्ते बाद शिमला पुलिस ने दावा किया है कि वही आशंका सच साबित हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि मनीषा और उसके भाई हिमांक के बीच करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और स्कूल को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने हत्या की साजिश का रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक हिमांक मित्तल ने अपने बिजनेस पार्टनर गोविंद के साथ मिलकर 2 शूटर्स को सुपारी दी। हत्या से कुछ दिन पहले हिमांक ने गोविंद के खाते में 8,30,000 रुपए ट्रांसफर किए। गोविंद ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार की व्यवस्था की और शूटर्स तक पैसे भी पहुंचाए। हत्या की साजिश बड़े सुनियोजित तरीके से रची गई। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड हिमांक मित्तल के पास स्कूल का एक्सेस था और वो लगातार बहन पर नजर रख रहा था। कब जाती है कब आती है ये सारी फुटेज शूटरों को भेजी गई और यही तकनीक बड़ी कड़ी के रूप में काम आई और जिससे आरोपी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद गोविंद देश छोड़कर विदेश भाग गया था। वापसी के बाद उसने अपना मोबाइल भी बंद रखा और लगातार ठिकाने बदलता रहा। लेकिन तकनीकी सर्विलांस और लगातार ट्रैकिंग के बाद 28 जून को उसे हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन बाद 29 जून को मास्टरमाइंड हिमांक मित्तल भी रोहतक से दबोच लिया गया। दोनों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस ने पूरे हत्याकांड की कड़ियां जोड़ दी। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2026 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला शिमला पुलिस के लगातार प्रयासों, तकनीकी जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर इस मामले का सफल खुलासा किया गया है। मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला शिमला पुलिस आम जनता की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस का कहना है कि इस केस में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में मिले तकनीकी साक्ष्य, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी एक्सेस और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे हत्याकांड का खुलासा किया गया है। एक ऐसा भाई जिसने रिश्ते की डोर को बचाने के बजाय प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही बहन की मौत की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और हत्या से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच जब रिश्तों पर हावी हो जाता है तो खून के रिश्ते भी खून के प्यासे बन जाते हैं। शिमला से एनडीटीवी के लिए बीडी शर्मा की रिपोर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच अब और तेज हो गई है। पुलिस अब इस केस में वैज्ञानिक तरीके से बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। पुलिस अब मुख्य आरोपी चेतन चौधरी की गेट एनालिसिस यानी कि चाल ढाल की जांच की तैयारी कर रही है। किया जाता है।
टोल प्लाजा के सीसीटीवी में और लोहगढ़ किले के एंट्रेंस के सीसीटीवी में हुडी पहना हुआ चेतन चौधरी पाया गया था। लेकिन चेतन चौधरी के वकील ने इस दावे को पूरी तरह से निष्कासित किया और उन्होंने कहा कि दूसरा भी लड़का वहाँ पे हो सकता है, वो चेतन चौधरी नहीं हो सकता है। तो इस दावे को पुणे रूरल पुलिस ने नकारा है और फिर से चेतन चौधरी को हुडी पहनाकर लोहगढ़ के उसी चट्टान तक लेके जाया जाएगा और उसके चलने की स्टाइल, उसके पैरों की लंबाई और सीसीटीवी में पाया गया संदिग्ध व्यक्ति, इसकी जांच की जाएगी। क्रॉस वेरिफिकेशन करके वो फॉरेंसिक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा जाएगा। उधर पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि जांच अभी अधूरी है। वारदात की सटीक जगह और मृतक के गायब पासपोर्ट जैसे कई अहम एंगल्स की जांच बाकी है। इसी आधार पर अदालत ने चेतन चौधरी और सिया गोयल की पुलिस हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। लेकिन सिया का परिवार अब भी पूरी तरह से उसके बचाव में उतर गया है। चेतन अग्रवाल मर्डर केस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, जहां पुलिस टेक्नोलॉजी के जरिए आरोपी की पहचान पुख्ता करने में जुटी है। वहीं परिवार और बचाव पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गेट एनालिसिस इस मर्डर मिस्ट्री का सच सामने लाएगा। एनडीटीवी के लिए पुणे से यशपाल की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।